हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल या बोर एटॉमिक मॉडल है उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जिसमें हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल के हिसाब से देखे तो, क्योंकि बोर मॉडल क्यों आया था और इसके पीछे कारण क्या थे, क्या रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, मैक्सवेल ने कैसे उसके ड्रॉबैक्स बताए जिनका रदरफोर्ड है वो आंसर नहीं दे पाया, और उसके बाद में जो बोर मॉडल आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने बोर मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े थे, और सेकंड हमने वहां पे ऑर्बिट की रेडियाई किस तरीके से निकाली जाती है उसका जो फॉर्मूला है वो डेराइव किया था। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड, इसके बारे में बात करते हैं। स्पीड हम वी से इसको डिनोट करेंगे। देखो, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कुछ फॉर्मूले डेराइव किए थे। आप ये क्लास देख रहे हो तो आप पहले एक काम करना, पार्ट फर्स्ट इसका देखना जाके, कि पार्ट फर्स्ट में कुछ फॉर्मूलेज हैं और उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला था वहां पे हमने यूज किया था एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ये कब आया था हमारे पास में, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। भी कोई भी ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कब कहलाएगा, जब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला देखा था। यहाँ से हम इसको आगे चेक करते हैं। जैसे इसमें अगर हम v को एक साइड में रख ले तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई एम आर। ठीक है, आर का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वो आर की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो हम लिखेंगे सिंस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आर की वैल्यू है इसे हम कहां पे रखेंगे, इस आर की जगह पे लगना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर, v is equals to एन एच अपॉन टू पाई एम। यहां तक हमने लिया, आर की वैल्यू लिखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो रहा है, एन स्क्वायर का एक एन कैंसिल आउट हो गया, जो एच है उससे एक एच कैंसिल आउट हो गया। नीचे की तरफ क्या बचा हमारे पास में, एन और एच बचा। तो इज इक्वल्स टू, इसे हम और क्या लिखेंगे, देखो ऊपर क्या बच रहा है, टू पाई के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच रहा है आपका, एन एच। अब इसमें से आप देखो वेरिएबल कौन कौन से, आई थिंक सब कुछ आ गया हो गया। यहाँ से टू आ गया, पाई के जेड स्क्वायर अपॉन में एन और एच आ गया। यहां से आप देख सकते हो एक तो एन और ऊपर की तरफ जेड, ये दो वेरिएबल है, बाकी सबके सब क्या है, कांस्टेंट है। हमने पिछली क्लास में जब आर की वैल्यू निकाली थी वहां पे भी सेम कंडीशन की थी, जो वेरिएबल उनको साइड में कर लिया, बाकी जो भी थे, ये देखो आर का जो एन है और जेड है इसको हमने एक साइड में कर लिया था, बाकी की पूरी वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद में डायरेक्ट उसको वैल्यू को हमने रख दिया था। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे। ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू जेड और एन को छोड़ दो, बाकी की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है 2.18 इंटू टेन टू पावर सिक्स, और बचा कौन, जेड अपॉन एन। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो जिस ऑर्बिट में, किसी nth ऑर्बिटल में, मान लो किसी nth ऑर्बिट में वो सर्कुलेट कर रहे हैं तो वहां पे। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हमें पता है
n तो कुछ भी हो सकता है, तो हम n की बात नहीं करेंगे। z इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल्स टू 2.18 v हाइड्रोजन इंटू 10 टू द पावर 6, जेड आपका कांस्टेंट है मतलब 1 आएगा ये तो अपॉन n, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में हाइड्रोजन के लिए हो गया। जनरली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे आपको और क्या पता चल रहा है ये देखो साथ में, जो v है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, दैट मींस v की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो z की वैल्यू भी क्या होगी, सॉरी इसको हमने अपोजिट कर दिया है ना, अगर z की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। z की वैल्यू बढ़ेगी तो जो रेडियस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और आपको पता है एक ज्यादा आर का कोई भी सर्कुलर पाथ है उसकी तुलना में कम रेडियस का जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू बढ़ते ही रेडियस कम हो जाएगी, इसलिए वेलोसिटी वहां पे बढ़ जाएगी। दूसरा एक और क्या बोल सकते हैं, जो एन है इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी, एन की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। n की वैल्यू बढ़ने का मतलब r की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज भी किससे पता चल रही है, इससे पता चल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं एनर्जी की। जो एनर्जी टर्म भी तो थी ना एक, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है, इन तीनों के फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 mv²। नॉर्मल है ये तो, आपको याद भी है पहले से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखना, mv² हमारे पास में एक बार पहले भी आया था, जब लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, वहां पे हमने ये देखा था कि कोलम्बिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि ZE²/R² इज इक्वल्स टू mv²/r, यही था। और mv²/r करेंगे, फिर r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, हम और क्या बोलेंगे इसको कि ZE²/r इज इक्वल्स टू mv²। इस mv² की वैल्यू इसमें रख दो, यानी इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको 2 दे दो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, 2 से mv² की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv² की वैल्यू रखो के ZE²/r। ये जो फॉर्मूला है आपके पास में, ये किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये भी काइनेटिक एनर्जी का है, लेकिन इसमें mv² की जगह हम वैल्यू रख देंगे, किसके बेसिस पे, जो बोर मॉडल में हमारे पास में mv² की वैल्यू आई थी वो। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास में ये हो गया। ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के डबल होती है। तो हम डबल कैसे करेंगे, पहली चीज तो डबल होती है, दूसरी नेगेटिव में होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस के ZE²/r, 1/2 को हमने हटा दिया। ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। देखो, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 1/2 के ZE²/r प्लस, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है साइन, आप देख रहे हो, तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव आगे हो जाएगा के ZE²/r। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी हो जाएगी, देखो ये 1 है ये हाफ है, तो इसे हम बोलेंगे माइनस 1/2 के ZE²/r। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तीनों फॉर्मूले आपके पास में आ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इनसे आपको पता क्या चला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो नेगेटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है लेकिन अपोजिट होता है। और जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है। ठीक है, तो यहां तक आपके पास में हो गया। अब देखो, हमारे पास में पिछली जब क्लास थी उसमें हमने आर लिखा था, सिंस आर इज इक्वल टू क्या था, n²। अभी हमने जब v की वैल्यू निकली थी वहां पे भी लिखा था, v की वैल्यू निकाली थी अपने हमें, तो वहां पे r की वैल्यू निकली ना हमें, n² h² अपॉन 4π²
एम के जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगा दें आर की जगह तो क्या बनेगा, टोटल एनर्जी, या इसे हम ई एन भी बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की जब वो किसी ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहा है, तो किसी ऑर्बिट में, किसी nth ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी, या फिर उसे हम ई एन से लिख सकते हैं, वो क्या होगी, तो इज इक्वल टू करेंगे हम -1/2 के जेड ई स्क्वायर इंटू आर नीचे है तो नीचे तो कौन आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर कौन चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। आप यहां से देखना क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, एक तो एन स्क्वायर और एच स्क्वायर है, एच भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं पे नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसके अलावा ई की स्क्वायर है तो ई की पावर 4 हो जाएगी, जेड स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एच स्क्वायर नीचे रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे या ई एन इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, और के भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जो ई की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ई 4 हो जाएगा, और क्या बचा आपके पास में, पाई स्क्वायर बचा, तो पाई स्क्वायर एम, और एम के आगे वाली पूरी की पूरी हमने लिख दी, अपोन में कौन आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसमें भी आप देखो वेरिएबल कौन से हैं, तो वेरिएबल कौन हुआ, एक तो जेड स्क्वायर हुआ, एक एन स्क्वायर हुआ, इन दो को छोड़ दो, बाकी जितने भी है उनकी वैल्यूज रखो। वैल्यूज इनकी सबकी आपको पता होनी चाहिए, मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कांस्टेंट हो गया आपका, एन की वैल्यू है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो आपके पास वैल्यू आती है इज इक्वल्स टू -13.6, और आगे क्या आ जाएगा आपका, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब कई बार होता क्या है, चलो हम इसको आगे और लिख लेते हैं एक बार, ई एन इज इक्वल टू क्या आया आपके पास में, -13.6 गुणा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो जूल में आपके पास में आ जाएगा, ये तो किसमें है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो आपके पास में दो फॉर्मूले ये यहां से आ गए, और इनमें से आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको पता चल रहा होगा, जेड की वैल्यू जब बढ़ेगी ना, तो ओवरऑल आप देखना जेड की वैल्यू अगर बढ़ रही है दैट मींस ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ई एन की वैल्यू, सुनना, पॉजिटिव में बढ़ रही है, पॉजिटिव में सॉरी कम हो रही है, ठीक है। जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव में कम हो रही है, दैट मींस ई एन की वैल्यू कम होगी। सेम कंडीशन एन की वैल्यू जब कम होगी, एन की वैल्यू कम होगी तो पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर एन की वैल्यू कम नहीं ज्यादा बोलो, अगर एन की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, कम, यानी पूरी की पूरी जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होने लगेगी, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू बढ़ने पर, एन की वैल्यू बढ़ने पर ई एन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, एन की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ई एन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके पास में तीनों तरीके के फॉर्मूलेज हो गए। सबसे पहले हमने वेलोसिटी के बारे में देखा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास में है, उसके बाद में जो एनर्जी है उससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और लास्ट आपकी होगी टोटल एनर्जी। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, पढ़ना एक बार क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 इज, और बोर मॉडल एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है। तो रेडियस से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन है। दूसरी चीज यहाँ पे पहले से दे रखा है उसने फर्स्ट ऑर्बिट, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू चेंज होती जा रही है,
तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, आर एन इज इक्वल्स टू 0.529 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अब इनमें से कांस्टेंट क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, एन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई क्योंकि सबके लिए एन की वैल्यू 1 लगेगी, 1 लगेगी तो ये भी कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे सिंस एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसलिए आर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। इसका मतलब अगर जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें, हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है और बेरिलियम के लिए 4 है। इसका मतलब जो बेरिलियम है ना, इसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ आर क्या होगा, बेरिलियम के लिए सबसे कम होगी। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जेड सबसे कम है। तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम और फिर बेरिलियम, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। और ये ऑर्डर कहां पे है, फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, if velocity of an electron in first orbit of hydrogen atom is v, what will be the velocity of third orbit of lithium plus 2। यानी आपको दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में v है, तो लिथियम प्लस 2 के लिए थर्ड ऑर्बिट में ये कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला है, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, जेड और एन आपके पास में वेरिएबल है, दैट मींस जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, या यहां पे एक तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, एक लिथियम की हो रही है, यानी v हाइड्रोजन अपॉन v लिथियम प्लस 2 इज इक्वल्स टू जेड हाइड्रोजन अपॉन एन हाइड्रोजन अपॉन, अब देखो एन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एन के क्या था, इसके फर्स्ट ऑर्बिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, n1 अपॉन v लिथियम प्लस 2 के लिए, तो z के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए z लिथियम प्लस 2, z लिथियम प्लस 2 अपॉन इसके लिए कौन सा ऑर्बिट है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, v हाइड्रोजन, अब देखो v हाइड्रोजन की वैल्यू हमें दे रखी है, v हाइड्रोजन ये v है अपॉन में v लिथियम प्लस 2 इज इक्वल्स टू जेड एच 1 है और n1 की वैल्यू भी क्या है आपकी 1 है, यानी 1/1 अपॉन जेड लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन नीचे भी कितना है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 1 से 1 हो ही रहा है। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू v लिथियम प्लस 2, यानी लिथियम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में होगी किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बोर मॉडल का जो सेकंड पार्ट है इसमें वेलोसिटी के बारे में देखा और साथ में एनर्जी के बारे में देखा। इस तरीके से हमने बोर मॉडल को कंप्लीट किया है। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी वीडियोस अभी आएंगी, उसके बाद में इन सब के साथ में जो एटॉमिक जो एटम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम एक वीडियो में साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।